हेलो। नमस्कार, सत श्री अकाल, वेरी गुड इवनिंग। अरे यार चल जा भाई। दर्शना जी वेरी गुड इवनिंग, कोमल गिलोठिया जी वेरी गुड इवनिंग, ओम बाला जी। अरे यार परमेश्वर जी, अब इसमें तो मैं क्या बता पाऊंगा। सरोज बाला जी, ओम जी, ओ राम राम जी। देवी उघा, क्वेश्चन मार्क। परमेश्वर सांगवान जी, क्लास का नोटिफिकेशन नहीं आया भाई अब। हेलो, हो गई डियर देवी ओघा जी क्लास स्टार्ट? यू आर स्टार्ट कीजिए सर स्टार्ट। वॉइस नहीं आ रही, आ गई सुमन जी क्लास। 15 मिनट हो गए सर, क्लास नहीं चल रही ज्योग्राफी की। सुमित्रा जी गुड इवनिंग। टेलीग्राम पर आपका अकाउंट किस नाम से? रोहन हिमांशु झा के नाम से सर्च कर लीजिए। कोमल जी वेरी गुड इवनिंग। पीडीएफ चाहिए ज्योग्राफी की? ज्योग्राफी की पीडीएफ कैसे मिलेगी? वो आपको ऑलरेडी अवेलेबल है। आप मुझे टेलीग्राम पे आप मुझे इस नाम से सर्च कर सकते हैं। और जो फाइल सेक्शन होगा टेलीग्राम का, जो चैनल में जो फाइल सेक्शन होता है, उस फाइल सेक्शन में आपको जो काम की चीज लगे आप वो डाउनलोड कर लें। लेकिन इतना जरूर कहता हूं कि वहां पर आपको ज्यादातर चीजें इंग्लिश में मिलेंगी, हिंदी में नहीं मिलेंगी। इसके लिए मैं माफी चाहूंगा ऑलरेडी। ठीक है। डियर कोमल गिलोठिया जी, रोहन हिमांशु झा के नाम से आप मुझे सर्च कर लें। टेलीग्राम पे मैं मिल जाऊंगा, जहां पर लगभग 2100 प्लस जो स्टूडेंट हैं वो जुड़े हुए मिल जाएंगे आपको। तो वो देख लेना, 2100 प्लस स्टूडेंट। तो समझ जाना ये मेरा अकाउंट है। अगर 2100 से बिलो अगर सब्सक्राइबर दिख रहे हैं, समझ लेना कि किसी अलग क्रांतिकारी ने वो अकाउंट बना रखा है। आजकल तो फर्जी चीजें भी बहुत हो रही हैं। जी परमेश्वर जी, बिल्कुल स्टार्ट करते हैं अब। लास्ट जो टॉपिक हम लोगों ने किया था, वेरी गुड इवनिंग सुदेश जी। लास्ट जो टॉपिक हम लोगों ने किया था, नाम कोमल जी, रोहन हिमांशु झा। कोई दिक्कत नहीं, वो मिल जाएगा आपको। तो लास्ट जो टॉपिक क्या था, वो पृथ्वी की गतियों पे बात कर रहे थे। घूर्णन और परिभ्रमण हमने देखा, जिससे क्या क्या बदलाव होते हैं। और उस चक्कर में हमने ये भी देखा कि केपलर का परिणाम जो होता है, या केपलर का जो नियम है, वो ये बताता है कि पृथ्वी दीर्घवृत्ताकार रूप से चक्कर काट रही होती है। जब ये दीर्घवृत्ताकार रूप से चक्कर काट रही होती है, तो इससे क्या होता है कि जो पृथ्वी और सूर्य की जो दूरी है, एक समय बहुत ज्यादा और एक समय बहुत कम हो जाती है। और इससे अगर आपको देखने को मिलेगा तो दिन और रात के पैटर्न में हमें फर्क समझ भी आया था। यहां तक कहानी हम लोगों ने खत्म कर दी थी। और उस आखिरी में पैरामीटर मैंने आपको बताया था कि 21 मार्च और 23 सितंबर, 21 जून और 22 दिसंबर को दरअसल इस सूरज की जो स्थिति होती है, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में घूम रही होती है। तो कहां कहां कब कब रोशनी सीधे आ रही होती है, उसको हम खत्म कर चुके थे। ठीक है, ये तो दूसरा आ गया। आई थिंक इस पेज को शिफ्ट करना पड़ेगा। खैर, आज जो टॉपिक चल रहा है वो हमारा इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ चल रहा है, यानी पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है, हम उससे स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक। ओके। अगर आपको याद आ रहा हो तो जब हमारी ज्योग्राफी स्टार्ट हुई थी, तो मैंने आपको ये बताया था कि हमें ये टॉपिक पढ़ने की जरूरत क्यों महसूस होती है। एक बार मैं उस पेज पे चला जाऊं। ओके। चलो, इसमें है नहीं बेटा। जब हम ज्योग्राफी पे बात करते हैं, तो इसमें
हम लोग एक ज्योग्राफी पढ़ते हैं जिसे हम कहते हैं फिजिकल ज्योग्राफी, भौतिक भूगोल। एक ज्योग्राफी होती है जिसे हम कहते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी, विश्व भूगोल। एक ज्योग्राफी होती है जिसे हम कहते हैं इंडियन ज्योग्राफी, जो इंडिया से जुड़ जाए वो इंडियन ज्योग्राफी। और एक ज्योग्राफी होती है जिसे हम कहते हैं आर्थिक भूगोल यानी इकोनॉमिक ज्योग्राफी। इस आर्थिक भूगोल पे काम कीजिएगा। अब समझिए एक बात, आप लोग सारे के सारे यहाँ क्यों हैं? जय माता दी ये करने के लिए नहीं सर, हम यहाँ इसलिए हैं ताकि हम पढ़ सकें, जो कंसेप्ट हमें समझ नहीं आते किताबों में वो हम सीख सकें, एग्जामिनर हमसे एग्जाम ले उसमें हम अच्छा परफॉर्म कर सकें। इससे क्या होगा, इससे सर हमें नौकरी मिलेगी। तो सर हमें जो फिक्स अमाउंट है हर महीने का, सॉरी, जो फिक्स अमाउंट है सर महीने का वो मिलना शुरू हो, ताकि हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी हो सके। फिर तो सारा इसका है। तो इसका मतलब है कि अच्छा डेमो में था पेज, मैं पता नहीं यार, चलो कोई नहीं, डेमो में था नहीं यार, ये पुरानी क्लास के ना वीडियो उठा के डाल देते हैं, डेमो डूमो कुछ नहीं होता, वो कोई दूसरी क्लास में पढ़ाया होगा तो वही उठा के डाल दिया था। ठीक है चलो हिंदी में करवाएं। डियर सरोज बालाजी, इसमें ऐसा कौन सा शब्द है जो आपको समझ नहीं आया जो हिंदी में कराने की जरूरत है? अब सर इकोनॉमिक ज्योग्राफी में जब हम चलेंगे तो इसमें पता चलेगा कि एक एग्रीकल्चर होता है, और इस एग्रीकल्चर के लिए जरूरी जो चीज होती है वो होती है मिट्टी। बोलो हाँ या ना? एग्रीकल्चर तो बिना मिट्टी के हो ही नहीं पाएगा। हालांकि आजकल हाइड्रोपोनिक्स मेथड आ गए हैं तो पानी में भी आजकल खेती हो रही है, लेकिन गेहूं चावल उगाना है तो वो तो मिट्टी में ही उगाना पड़ेगा। लेकिन खेती हाइड्रोपोनिक्स मेथड से होनी शुरू हो गई है, मतलब पानी में खेती। सॉइल के लिए क्या बनना जरूरी है सर? सॉइल के लिए रॉक्स का होना जरूरी है। जब चट्टान पिघलेगी, सॉरी, जब चट्टान टूटेगी तो उससे मिट्टी बनती है। चट्टान किसकी वजह से बनता है? चट्टान लावा की वजह से बनता है। और बेटा लावा किसकी वजह से आता है? सर लावा तो ज्वालामुखी के फटने से आएगा ना, वोल्केनो के फटने से आएगा ना, ज्वालामुखी के फटने से आएगा। ठीक है। और बेटा अगर ज्वालामुखी कैसे फटता है ये कैसे पता चले? सर इसके लिए तो हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना को पढ़ना पड़ेगा ना। इसके लिए हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझना होगा। समझो इस बात को, इसके लिए मुझे पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझना होगा। आज कौन सा टॉपिक हमारा? इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। अब समझ रहे हो, अगर ये नहीं पढ़ेंगे तो हमें ये नहीं समझ में आएगा, ये नहीं समझ में आएगा तो ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा तो ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा तो ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा तो बेटा फिर इकोनॉमिक ज्योग्राफी के साथ कैसे कनेक्ट करोगे? इसलिए आंतरिक संरचना के साथ हमारा जो टॉपिक है वो स्टार्ट हो रहा है। समझ में आया? इसलिए हमारा जो टॉपिक है वो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। ओके, आपने अभी तक किताबों में कुछ ऐसा पढ़ा है? जो सबसे ऊपरी हिस्सा है सर उसे हम लोग भूपर्पटी के नाम से जानते हैं। जो बीच वाला हिस्सा है सर उसे हम लोग प्रवार के नाम से जानते हैं, और जो सबसे निचला हिस्सा है उसे हम क्रोड के नाम से जानते हैं। जैसे इंग्लिश में क्रस्ट, मेंटल और कोर कहते हैं, ये आपने पढ़ा है। अब भूपर्पटी ये वो हिस्सा है सर जहां आप और मैं अभी हैं। पृथ्वी के जिस हिस्से पे अभी हम बैठ के पढ़ रहे हैं, खड़े हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं, वो भूपर्पटी का हिस्सा है, भूपर्पटी का सबसे ऊपरा हिस्सा। और इस भूपर्पटी के सबसे ऊपर वाले हिस्से से हम जब कोर के बिल्कुल सेंटर में जब हम चलेंगे, ये कोर का बिल्कुल सेंटर हिस्सा है। हमें तो नहीं पता पृथ्वी का सेंटर कौन सा है, लेकिन मान के चलते हैं कि ये पृथ्वी का सेंटर है। तो ऊपर से लेकर के सेंटर तक आने में आपको लगभग 6371 किलोमीटर लगने वाले हैं। बोलो हाँ या ना? हाँ सर, अप्रोक्सीमेटली लगभग 6371 किलोमीटर लगने वाले। और याद कीजिए जो पहला टॉपिक हम लोग कर रहे थे, तो पृथ्वी का व्यास कितना था? सॉरी, रेडियस, रेडियस को व्यास बोलते हैं ना। हाँ व्यास, व्यास है त्रिज्या, यार मेरी हिंदी थोड़ी गड़बड़ हो जाती है। ऐसा नहीं कि अंग्रेज हूं, लेकिन 10वीं के बाद इंग्लिश मीडियम में ज्यादा आगे थे तो याद रहता है। खैर, रेडियस यानी व्यास, व्यास ही होगा। हाँ तो त्रिज्या,
जो भी है देख लेना। सर रेडियस क्या होता है, डायमीटर का हाफ होता है। तो जब हम 12,756 किलोमीटर को डिवाइड करते थे तो वो लगभग 6400 किलोमीटर ही तो आता था। ये देखो 6400 किलोमीटर ही तो है कि नहीं? हाँ सर, 0 से लेकर के 30 किलोमीटर का जो इलाका है, 0 से 30 किलोमीटर का जो इलाका है वो है सर भूपर्पट्टी। 0 से 30 से सर 2900 किलोमीटर तक का जो इलाका है वो है सर मेंटल यानी प्रवार, और 2900 से 6371 किलोमीटर का जो इलाका है वो है सर कोर। कहानी समझ में आई कि नहीं? तो ये जो तीनों हिस्से हैं कितने कितने किलोमीटर तक फैले हुए हैं वो हमें समझना है, हाँ या ना? हाँ सर। अब समझो एक बात को बेटा, एक मुट्ठी रेत ले लो, एक मुट्ठी रेत ले लो, रेत 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 सैंड, उसको लेकर के आप पानी में उस मुट्ठी को खोल दो, रेत नीचे आ गई। पानी कौन सा है, ये बाल्टी ले लो, बाल्टी में पानी ले लो, उसमें रेत डाल दो। जब रेत नीचे जाएगी तो आप देखेंगे कि बाल्टी के जो तलहटी है, बाल्टी का जो बॉटम है, जो सबसे निचला हिस्सा है, उस हिस्से में रेत जाकर के टिक गई। बोलो हाँ या ना? हाँ सर। तो एक चीज तो क्लियर होगी कि जो भारी चीज है वो नीचे चली जाती है। बोलो हाँ या ना? लेकिन नीचे तो फैल गई ना वो तो हो सकता है सारे बाल्टी के सारे निचले वाले हिस्से को कवर कर दे। हाँ सर। एक काम करते, बाल्टी के पानी को घुमा दो, एक हाथ मतलब हाथ डाल करके थोड़ा सा पानी घुमा दो। आप क्या देखोगे? सर मैं ये देखूंगा या देखूंगी कि जो रेत हमने डाला था, जो अभी तक पूरे नीचे तलहटी में जमा था, वो सारा रेत केंद्र में जाकर के सिकुड़ गया। पानी के घूमने से सारा रेत जो है वो सेंटर में आ गया। बोलो हाँ या ना? क्लियर होगी कहानी हमारी? कैसे सर? देखो, देखो जब ब्रह्मांड बन रहा था, जब हमारा सोलर सिस्टम का निर्माण हो रहा था, जब ये पृथ्वी बन रही थी, तो बनने से पहले ये घूम रही थी, और घूमने की वजह से जो हैवी कंटेंट होंगे, जो बहुत ही भारी कंटेंट होंगे, मिनरल्स होंगे, रॉक होंगे, वो सारे के सारे कहां जाएंगे? सेंटर में। और जितना सेंटर से ऊपर की तरफ आते शुरू हो जाओगे, भारी से हल्केपन की तरफ आना शुरू हो जाओगे। बोलो हाँ या ना? हाँ सर। तो इसका मतलब एक बात तो क्लियर होगी कि अगर मुझे भारी चीज चाहिए तो केंद्र में जाना पड़ेगा या जमीन के नीचे जाना पड़ेगा। जितना मैं नीचे जाता रहूंगा दबाव उतना ज्यादा होगा, जितना ज्यादा दबाव होगा सर वो उतना ही ठोस मुझे मिलना शुरू हो जाएगा। हाँ या ना? हाँ सर। तो इससे चीज एक भी क्लियर हो गई कि ऊपर से नीचे आते वक्त क्या बढ़ रहा है सर? प्रेशर बढ़ रहा है, दबाव बढ़ रहा है। और फिजिक्स ये कहता है कि दबाव बढ़ने से घनत्व भी बढ़ता है, डेंसिटी भी बढ़ती है। तो जितना प्रेशर बढ़ाओगे उतना ही दबाव बढ़ेगा, जितना प्रेशर कम होगा डेंसिटी उतनी ही कम होगी। यस और नो? अब क्रस्ट, मेंटल, कोर, भूपर्पट्टी, प्रवार, कोर में सबसे ज्यादा प्रेशर किस पे आ रहा है सर? सबसे ज्यादा प्रेशर तो आ रहा है कोर पे, जो सबसे सेंटर में है, जो सबसे बीच में है, सेंटर सबसे नीचे बैठा हुआ है, उस पे दबाव ज्यादा है। और दबाव ज्यादा होगा तो क्या होगा सर? उसका घनत्व भी ज्यादा ही होगा। तो इन तीनों में सबसे ज्यादा घनत्व कोर का, उससे कम प्रवार का, और सबसे कम भूपर्पट्टी का, इसलिए वो सबसे ऊपर है। कहानी क्लियर हुई? हुई। और क्योंकि सर भूपर्पट्टी सबसे हल्का है, इसलिए मुझे यहां पर सियाल मिलता है। इसलिए यहां पर जो मुझे एलिमेंट्स मिलते हैं, जो तत्व मिलते हैं, वो सियाल के मिलते हैं। सियाल मतलब सिलिकॉन प्लस एल्यूमिनियम। लेकिन उनसे भारी कंटेंट मुझे मिलेंगे परवार में। यहां पर मिलेंगे सर मुझे सीमा। सीमा सियाल से एसआई से तो सिलिकॉन हो गया, एमए से मैग्नीशियम हो गया। मैग्नीशियम एल्यूमिनियम के मुकाबले ज्यादा भारी होता है, तो इसलिए वो नीचे है। और जैसे नीचे आओगे कोर में मुझे मिलेगा नीफे। नीफे मतलब नी से मतलब निकला सर निकल, और
एफी फेरन से मिला मुझे आयरन, फेरस लोहा, ये लोहा है। तो लोहा इन सब में क्या है, सबसे भारी है, इसलिए तो सेंटर में है। तो सियाल, सीमा और में जो कई होते हैं उसको बोलते हैं ना सर, दिस इज मेंटल बेटा। कहानी क्लियर हुई? तो सियाल कहाँ है, सबसे ऊपर, सीमा कहाँ है, बीच में, नीफे कहाँ है, नीचे। वो नीचे क्यों है, क्योंकि वो सबसे भारी है। उससे हल्का क्या है, सीमा, और उससे हल्का क्या है, सियाल। अब समझ में आ गया कि ये क्यों पढ़ते हैं। ये इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हल्के से भारी की तरफ और भारी से हल्के की तरफ आ रहे हैं। तो इस चक्कर में क्या हो रहा है कि ऊपर से नीचे आते वक्त दबाव बढ़ने से डेंसिटी भी बढ़ती जाती है। तो सबसे ज्यादा जो डेंसिटी होगी वो कोर की होगी। अंडरस्टूड जी, अंडरस्टूड। कितने किलोमीटर में कौन कौन सा हिस्सा, वो क्लियर, क्लियर सर। अच्छा बेटा, जब दबाव बढ़ेगा, सोचो, जब दबाव बढ़ेगा तो क्या दबाव के बढ़ने से तापमान भी बढ़ेगा क्या? अगर दबाव बढ़ेगा तो क्या दबाव के बढ़ने से तापमान भी बढ़ेगा क्या? बिल्कुल सर। ऊपर से नीचे आओगे तो दबाव बढ़ेगा, दबाव बढ़ने से तापमान भी बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा सर? लॉजिक तो ये कहता है कि अगर हम लोग जमीन से नीचे की तरफ आ रहे हैं तो 32 मीटर नीचे आने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान जो है हमारा बढ़ जाता है। अगले 32 पे 1 डिग्री, अगले 32 पे 1 डिग्री, अगले 32 पे 1 डिग्री। लेकिन सर एक बड़ा गड़बड़ हमें देखने को मिला। क्या देखने को मिला? हुआ ये कि सर हम जब 0 किलोमीटर से 100 किलोमीटर तक पहुंचे, 0 किलोमीटर से 100 किलोमीटर तक पहुंचे, तो सर उस 100 किलोमीटर पे जो लावा मुझे देखने को मिला, उस 100 किलोमीटर पे जो लावा देखने को मिला, उसका तापमान 1200 डिग्री सेल्सियस था। भाई जब मैं 0 से नीचे आऊं 100 किलोमीटर तक, तो वहां जो लावा मिला उसका टेम्परेचर 1200 था। अब आप कहोगे सर एक बात बताओ, अगर 32 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ रहा है तो इसका मतलब ये है कि लगभग 100 मीटर नीचे जाने पर, 32 का 3 कर दो ना, लगभग 100 आ जाएगा। 100 मीटर नीचे जाने पर 3 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ गया। और इसका 10 गुना कर दो 1 किलोमीटर नीचे जाने पर, 10 गुना 3, 30 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाएगा। तो अगर 1 किलोमीटर पर 30 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाएगा तो उस हिसाब से तो सर 100 किलोमीटर पर 3000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए। लेकिन हमें कितना मिला? हमें मिला 1200 डिग्री सेल्सियस। तो सर अगर 100 किलोमीटर पर टेम्परेचर मुझे 1200 मिला तो इसका मतलब ये है कि पर किलोमीटर के हिसाब से 12 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चेंज हो रहा है। बोलो हाँ या ना? यानी 32 मीटर पर जब 1 डिग्री सेल्सियस तापमान की बात करते हैं तो ये लगातार नहीं हो रहा है, ये शुरुआती दौर में हो रहा है। सियाल होता है डियर कोमल, सिवाल नहीं, एक सवाल होता है। हो सकता है आपने हिंदी में पढ़ा हो, इसे हम सवाल कह देते हैं। तो जो सवाल है वो अलग है। ये सवाल जिसे आप लोग अलगाई भी बोल देते हैं इंग्लिश में। तो पानी वगैरह भरने जाते होंगे ना, वहां पर आपको काई वगैरह जमती हुई दिखेगी, तो जिसे काई कहते हैं वो सवाल ही तो एक तरीके से, ठीक है। तो इस लॉजिक के हिसाब से, 32 मीटर के लॉजिक के हिसाब से तो इसका तापमान 3000 होना चाहिए, लेकिन सर हमें मिलता है सिर्फ 1200। इसका मतलब 1 किलोमीटर पर 12 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में बदलाव हो रहा है। इसका मतलब है कि हर 32 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में बदलाव नहीं देखने को मिला। ऐसा क्यों? ऐसा कारण है सर, जब हम ऊपर से, जब जमीन से नीचे की तरफ हम आएंगे, भूपर पट्टी से हम मेंटल की तरफ जब आएंगे, तो होता क्या है कि यहां रेडियो सक्रिय पदार्थ मिलते हैं। और सर ये जो रेडियो सक्रिय पदार्थ होते हैं, इनकी अपनी ऊर्जा होती है, जिसे आप कहते हैं कि इनकी ऊर्जा उत्सर्जित हो रही होती है। और सर जब इनकी अपनी ऊर्जा उत्सर्जित होती है तो इससे क्या होता है, नीचे आने पर एक तो प्रेशर ने तापमान बढ़ाया, प्रेशर बढ़ रहा है ना, प्रेशर बढ़ते एक तो टेम्परेचर सर बढ़ेगा, ऊपर से रेडियो सक्रिय पदार्थ होने की वजह से टेम्परेचर और बढ़ेगा। इसलिए शुरुआती 32 मीटर पर जो चेंजेस आपको देखने को मिल रहे हैं वो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देखने को मिल रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे नीचे आते जाएंगे, रेडियो सक्रिय पदार्थ जो हैं, जिनकी डेंसिटी यहां ज्यादा है,
नीचे आते आते वो कम होना शुरू हो जाते हैं, यानी ज्यादा से कम। और जैसे जैसे वो कम होना शुरू हो जाएंगे टेम्परेचर में सर चेंजेस आने लग जाते हैं। इसलिए पर किलोमीटर पे फिर हमें सिर्फ चेंजेस कितने दिखते हैं, 12 डिग्री सेल्सियस। बिल्कुल देवी होगा जी, आप कह सकते हैं। नहीं नहीं, लावा से नहीं होता मनोज कुमार जी। लावा कैसे बना, समझो एक बात को, मैं बात करूंगा उस पर, लेकिन फिलहाल के लिए समझो कि वो नीचे लावा कैसे बना। चट्टान है ना वो तो, चट्टान लावा में कैसे आ गई? सर चट्टान पिघल गई। क्यों पिघली? सर चट्टान इसलिए पिघल गई क्योंकि चट्टानों का अपना मेल्टिंग पॉइंट होता है। अगर उतनी ऊर्जा उसे मिल जाए, उतना तापमान मिल जाए, तो चट्टान पिघल जाएगी। वही पिघला हुआ चट्टान जब ज्वालामुखी के रूप में ऊपर आता है, उसी का टेम्परेचर जब हम निकालेंगे तो 1200 डिग्री सेल्सियस मिला। तो इससे क्या आइडिया लगाएंगे कि नीचे भैया पर किलोमीटर पर 30 डिग्री में चेंज नहीं है, पर किलोमीटर के हिसाब से फिर तो 1200 डिग्री सेल्सियस में चेंज है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा फिर हमें पता चला रेडियो सक्रिय पदार्थ की वजह से। आप जितना ऊपर होते हैं रेडियो सक्रिय पदार्थ उतनी ज्यादा होती है, नीचे आते वक्त ये कम होती जाती है। यही वजह है कि आप जितना नीचे आना शुरू करेंगे, कहां तक सर, जितना हम कोर तक पहुंचना शुरू करेंगे, पर किलोमीटर के हिसाब से ये तापमान फिर 0.6 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ता है। क्योंकि कोर कितने किलोमीटर में है? लगभग 6000 किलोमीटर में। अब बेटा अगर 1 किलोमीटर पे, कहां गया, अब अगर 1 किलोमीटर पे 1200 डिग्री सेल्सियस चेंज हो रहा है, तो 6000 का मतलब क्या है? 6000 का मतलब है सर 12 6 72,000 किलोमीटर। फिर तो सिंपल सी बात है, 6000 का मतलब है सर 6 गुणा 12, 6000 गुणा 12, तो सर ये तो 72,000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए। लेकिन कोर का टेम्परेचर कितना है? इसका तापमान कितना है सर? इस कोर का तापमान तो लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस है। अरे बाप रे, कोर का तापमान इतना, जबकि इस लॉजिक के हिसाब से 72,000 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। इसके हिसाब से तो सर फिर कितना होना चाहिए? 72। लेकिन हमारे तो तापमान कोर में सिर्फ 6000 डिग्री सेल्सियस मिलता है, लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस। सर ऐसा क्यों बेटा? ऐसा इसलिए क्योंकि रेडियो सक्रिय पदार्थ जो है हर जगह यूनिफॉर्म नहीं है। रेडियो सक्रिय पदार्थ ज्यादा होने की वजह से यहाँ पर तापमान 32 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ गया। जितना नीचे आते जाओगे उस हिसाब से पर किलोमीटर के हिसाब से जब कोर पे पहुंचेंगे 0.6 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ही चेंज हो रहा होता है। हालांकि एग्जामिनर ने ना तो आपसे ये पूछना है ना ये पूछना है, जो पूछा जाएगा बस ये पूछा जाएगा कि कितने मीटर नीचे जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चेंज होता है। ठीक है साहब जी। तो सारी कहानी जो है नीचे जाने की नहीं है, ये कहानी रेडियो सक्रिय पदार्थ की है। तो तापमान की कहानी मेरे को समझ में आ गई जी सर, दबाव की कहानी समझ में आ गई जी सर, डेंसिटी की कहानी भी समझेंगे। अभी पूरी तरह से हमने डेंसिटी की कहानी नहीं समझी, अभी हम डेंसिटी की कहानी भी समझेंगे। लेकिन उससे पहले भूपर्पटी पे चलो, ये जो भूपर्पटी दिख रही है इसके बारे में बात करते हैं। ये बेटा हमारी भूपर्पटी, और एक भूपर्पटी का वो हिस्सा जहां पर पानी है। तो हमें तो इस पृथ्वी पे दो ही चीज मिलेगी, या तो पानी मिलेगा जिसे आप नाम दे देंगे महासागरीय भूपर्पटी। कौन सी भूपर्पटी? महासागरीय, ओशियानिक। और जो जमीनी हिस्सा है इसे हम बोलेंगे कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, यानी महाद्वीपीय भूपर्पटी। तो इसका मतलब क्रस्ट मेरे पास कितने हैं बच्चे? क्रस्ट मेरे पास दो है, एक ओशियानिक है और एक कॉन्टिनेंटल है। जो जमीन है वो कॉन्टिनेंटल है और जो पानी है वो ओशियानिक। बोलो हाँ या ना? तो क्रस्ट मेरे पास कितने हैं? दो। ओके आगे बढ़ो। शिल्पा कबीर, वेरी गुड इवनिंग। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मुझसे एग्जामिनर सवाल पूछे कि महाद्वीपीय भूपर्पटी और महासागरीय भूपर्पटी
में किसकी थिकनेस ज्यादा है, थिकनेस समझते हो ना, किसकी चौड़ाई ज्यादा है। तो ये तो 0 से लेकर के 30 किलोमीटर हो गया, बोलो हाँ या ना। तो सर इस हिसाब से तो थिकनेस तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की ज्यादा है ना, ओशियनिक क्रस्ट का तो अगर आप देखोगे थिकनेस, चौड़ाई, वो तो कम है, लगभग लगभग 6 से 8 किलोमीटर में सर इसकी थिकनेस होती है, लगभग लगभग 6 से 8 किलोमीटर की थिकनेस होती है, ज्यादा ज्यादा खींचोगे तो 10 किलोमीटर। थिकनेस किसकी कम है, ओशियनिक क्रस्ट की थिकनेस कम है सर, हाँ या ना। तो सर थिकनेस, चौड़ाई, महाद्वीपीय प्लेट की ज्यादा है और ओशियनिक की कम है। यहां तक कहानी समझ में आ गई? जी सर, ये तो कहानी समझ में आ गई। लेकिन बेटा अगर मैं आपसे सवाल ये पूछूं कि इन दोनों में डेंसिटी किसकी ज्यादा है, तो आप किसका उदाहरण दोगे? इनमें से डेंसिटी किसकी ज्यादा है, आप ये बताओ, सोचो, दिमाग लगाओ। सर नीचे भी तो पानी पाया जाता है, वो कैसे फिर परमेश्वर जी, नीचे पानी कैसे पाया जाता है? नीचे पानी पाया जाता है, जो मिट्टी के जो पोर्स होते हैं, बारिश के पानी को वो सोख लेते हैं, वो जमीन में एक लेयर में आपको मिलता है। पूरी पूरे पूरे विश्व में कहीं नहीं मिले, ऐसा नहीं कि पूरे विश्व में मिलेगा। अगर ऐसा होता तो फिर रेगिस्तान में हम है ना पानी नहीं निकाल लेते, ये हर जगह नहीं होता, इसे कहते हैं एक्वेफर्स। एक्वेफर्स आपको वहां ज्यादा मिलेंगे जहां ज्यादा बारिश होती है, मिट्टी जो है या वहां की जो जमीन है पानी को ज्यादा सोखती है। पानी को अगर उसने सोखा है तो साफ है वो कहीं जाके जमा होगा, और वो जमा होगा उसे हम कहते हैं एक्वेफर्स। एक्वेफर्स में वो पानी जमा होता है, हर जगह एक्वेफर्स थोड़ी मिलेंगे आपको, सिंपल सी कहानी है। और एक्वेफर्स की कहानी हम इंडियन ज्योग्राफी में करेंगे जब हम आएंगे। एक्वेफर्स यहाँ आया नहीं, क्योंकि वहां पर जब हम रिसोर्सेज करेंगे ना, वाटर रिसोर्सेज, तो वहां पर उसकी चर्चा कर लेंगे बच्चे। पानी तो यही है जो ऊपर है, ऊपर से रिश्ता हुआ नीचे चला गया, और वही पानी हम निकाल लेते हैं, वही पानी निकाल लेते हैं पीने के लिए। आजकल वो पानी पीने लायक नहीं रहते, क्यों? क्योंकि हम एक्वेफर से पानी निकाल लेते हैं। क्यों? क्योंकि सर इसके लिए सिंचाई करनी पड़ती है, हरियाणा में सिंचाई होती है एक्वेफर से, और सिंचाई होने की वजह से क्या होता है कि एक्वेफर्स का जो लेवल है समय के साथ नीचे जाता है। अब सर पहले तो मिट्टी होती थी सड़कों पे, हम अपने घरों में जब जाते थे बारिश हो जाती थी तो आप देखिए मिट्टी में चलना पड़ता था हमें। लेकिन आज के टाइम पे डेवलपमेंट बहुत ज्यादा हो रही है, इसलिए सर कंक्रीट की सड़कें बन रही है। इसलिए कंक्रीट की सड़कें बनने की वजह से जो जमीन की पानी को सोखने की क्षमता थी वो कम हो गई है, क्योंकि कंक्रीट तो पानी को सोख नहीं पाता, जमीन सोखती थी, तो वो कम हो गई। इसलिए हमारा जो एक्वेफर्स है, उस जिसे आप अंडरग्राउंड वाटर भी बोल देते हैं, भूमिगत जल, वो कम हो गया है। ऊपर से खेती के लिए हम पानी ट्यूबवेल के थ्रू निकाल लेते हैं, तो तब पानी कम जा रहा है बारिश का नीचे, आपने पानी भी बहुत निकाल लिया, तो अंडरग्राउंड वाटर जो है, भूमिगत जल, वो नीचे जाएगा। और पानी जितना नीचे जाएगा, आप समझिएगा, उस पानी में भारी कण भी तो होंगे, मिनरल्स जिसे कहते हैं, भारी होने की वजह से वो पानी के नीचे जमा हुए होंगे। हाँ सर, और अगर पानी जो अभी यहाँ है और मिनरल्स यहाँ है, पानी निकालते जाओगे निकालते जाओगे निकालते जाओगे निकालते जाओगे, और पानी का लेवल कम होता गया, इस लेवल तक पहुंच गया जहां मिनरल्स थे। अब बेटा पानी निकालोगे तो ये पानी अपने साथ क्या लेकर के आएगा, मिनरल्स, और इस मिनरल्स के निकलते ही पानी हो जाता है दूषित, पोल्यूटेड, हो सकता है आर्सेनिक हो सर इस पानी में, हो सकता है मरकरी हो सर इस पानी में, हो सकता है कुछ अदर केमिकल हो जो हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं। तो इसी वजह से हम एक लेवल तक ही पानी निकाल सकते हैं, अगर पूरा पानी निकालने की कोशिश होगी तो गड़बड़ी होगी, क्योंकि भारी तत्व नीचे जमा होते हैं। यही कहानी है, यही वजह है कि कई ऐसे इलाके में, जैसे कि बिहार के इलाके में अगर मैं बात करूं, तो वहां पर हर घर में पहले क्या होता था, एक नलका होता था हर घर में। हरियाणा में तो हर घर में नलका नहीं होता, बोरिंग करवा लेते हैं, वो एक अलग चीज है, वो भी काफी डीप करवानी पड़ती है। बिहार में या उस बेल्ट में, बिहार बंगाल के बेल्ट में, हर घर में एक नलका होता था, आराम से निकालो पानी, पानी की कोई दिक्कत नहीं होती थी। आजकल वहां पर भी पानी की सप्लाई हो गई। अब समझिए, नलके से पानी नहीं आ रहा, आ रहा है, लेकिन जब पानी निकाल रहे होते हैं तो वाटर टेबल नीचे जाने की वजह से सर वो केमिकल बाहर आता है, खासकर लोहा। वो पानी पिएंगे तो सर उनके कपड़े, दांत, ये पीले
दिखते हैं, और बॉडी को जो नुकसान पहुंचा रहे हैं शरीर को पीने से, वो नुकसान बहुत ज्यादा है, क्योंकि इंसान को ज्यादातर जो बीमारी होती है वह वाटर बोर्न होती है, पानी से उनको बीमारियां ज्यादा लगती है। तो पानी खराब हो गया तो दिक्कत नहीं हो जाएगी, इसलिए वहां पर अब सप्लाई होने लग गई है पानी। ठीक वैसे जैसे आप देखेंगे ना हरियाणा में दुकानों पे जो टैंकर्स, वो सॉरी जो कंटेनर्स आते हैं जिसमें ना वो कंटेनर्स क्या बोलते हैं उसे, फ्लास्क, वो 20-20 लीटर का जो होता है उसमें पानी भर के दिया जाता है, अब वहां पर भी ऐसे सप्लाई आनी शुरू हो गई। सोचो पानी है लेकिन पीने लायक नहीं है। नहीं नहीं, एक मिट्टी होती है बेटा, एक बात बताओ, यहाँ बाहर मिट्टी हुई है, वो मिट्टी भी मैं पानी में डाल दूंगा, अगर उसको भी निकालोगे तो वो मिट्टी है, वो ज्यादा नुकसान नहीं करेगी, हालांकि हमारी बॉडी के लिए नुकसानदायक है लेकिन उतना नुकसान भी नहीं होगा। लेकिन अगर मिनरल है वो नुकसान कर सकते हैं हमें, तो ये थोड़ा ध्यान रखना है। मिट्टी में हो सकता है मिनरल हो भी और ना भी हो, नहीं है तो ठीक है, कुछ मिनरल्स हमारे बॉडी के लिए सही हैं। अब जैसे मान के चलो उसमें सोडियम क्लोराइड था, मिट्टी में मिल गया, तो सोडियम क्लोराइड पानी में मिल जाएगा, पानी में मिलने से क्या, पानी थोड़ा नमकीन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन सोडियम क्लोराइड ज्यादा हो गया तो वो पानी खारा हो जाएगा, जैसे महासागरों का पानी है, और वो पानी पीने लायक नहीं रह जाएगा। समझ में आ गई कहानी, ये दिक्कत है। हाँ कैंपर, कैंपर डियर, कैंपर अच्छी बात है कोमल, अच्छी बात है। कैंपर का इस्तेमाल हो गया क्या आपके गांव में? चलो यहां तक की कहानी क्लियर हो गई। तो डेंसिटी बेटा किसकी ज्यादा हुई? सर ओशियनिक डेंसिटी ज्यादा हुई। सर ऐसा क्यों? बेटा सोचो, ये वाला हिस्सा मान के चलो कि यहां है, और इस हिस्से को हम दबाव के साथ नीचे ले आए, नीचे ले आए, नीचे ले आए, नीचे ले आए, और यहां तक खींच लिया हमने बेटा, इसको प्रेशर दिया है, प्रेशर से ये हिस्सा नीचे आ गया। तो एक बात बताओ, प्रेशर इस पे तो ज्यादा नहीं है, इस पे है ना, और डेंसिटी का मतलब ये होता है कि एक पर्टिकुलर एरिया में कितने ज्यादा लोग आ सकते हैं। मतलब जिस रूम में मैं पढ़ा रहा हूं, ये रूम इतना बड़ा है, ठीक है, इसमें आ सकते हैं 100 बच्चे, इस रूम में मान के चलो आ सकते हैं 100 बच्चे, लेकिन उन्हीं 100 बच्चों को इस रूम में फिट करोगे तो क्या होगा सर? दम घुटने वाली बात हो जाएगी। तो इसका मतलब डेंसिटी बढ़ गई, जो 100 बच्चे यहां आ सकते थे उन्हीं 100 बच्चों को इतने ही एरिया में समेट दो, तो डेंसिटी बढ़ेगी। तो इसलिए ओशियनिक, महासागरीय जो घनत्व होगा वो ज्यादा होगा सर, किसके? महाद्वीपीय घनत्व के मुकाबले। चलो ये समझ में आ गया। तो अगर मैं आपसे पूछूं कौन सा हिस्सा ज्यादा भारी है, तो आप कहोगे सर ये हिस्सा ज्यादा भारी है, और महाद्वीपीय वाला हिस्सा जो है वो हल्का है, इसलिए वो ऊपर है, इसलिए ये नीचे है। अब समझिएगा, पानी नीचे होता है ना, अब इस कॉन्टिनेंट के ऊपर आपको पर्वत क्यों दिखते हैं इतने ऊंचे ऊंचे? ये नीचे क्यों? क्योंकि ये भारी है, ये हल्का है, इसलिए ऊपर चला गया। सिंपल सी कहानी है ना। चलो ये तो सर कंसेप्ट हो गया क्लियर। अब बात करते हैं थोड़ा और आगे। क्रस्ट, कोर, तो इसको नाम दीजिएगा। ये तो सर क्रस्ट है, जिसे आप भूपर्पटी भी बोल देंगे। ये सर मेंटल है, जिसे आप प्रवार भी बोल सकते हैं, और सर ये कोर है, जिसे क्रोड भी बोल सकते हैं। ठीक है साहब, ठीक है सर। ये सर क्रस्ट के दो हिस्से, क्रस्ट को दो हिस्से में बांट दो, ये रहा, ये सर मेंटल के दो हिस्से हुए, और ये कोर के दो हिस्से हुए। ये क्रस्ट का ऊपरी हिस्सा है, ये क्रस्ट का निचला हिस्सा है, ऊपरी हिस्सा है, निचला हिस्सा है, ऊपरी हिस्सा है, निचला हिस्सा है, और हमें जाना कहां है? हमें कोर के बिल्कुल सेंटर में जाना है। अब होता क्या है सर, ये वाला जो हिस्सा है ना, क्रस्ट का ऊपरी हिस्सा और क्रस्ट का निचला हिस्सा,
ठीक है, ये वाला जो हिस्सा है क्रस्ट का ऊपर वाला हिस्सा, क्रस्ट का नीचे वाला हिस्सा, और मेंटल का सर ऊपरी हिस्सा। अब समझिएगा थोड़ा सा खेल यहां पर एक गड़बड़ है। मेंटल का सारा ऊपरी हिस्सा नहीं, मेंटल का कुछ ऊपरी हिस्सा वाला। सर ये सारा का सारा होता है लगभग लगभग सॉलिड, ये सारा लगभग सॉलिड होता है, इसलिए इसे हम लोग कहते हैं लिथोस्फेयर, यानी स्थल मंडल। इसी को कहते हैं बेटा हम लिथोस्फेयर यानी स्थल मंडल। अब आ जाओ सर, जैसे ही हम नीचे की तरफ आए, याद कीजिए 100 किलोमीटर पर कितना तापमान था, 1200 डिग्री सेल्सियस। इसलिए सर इस इलाके में जो मेंटल का ऊपरी हिस्सा है, इस इलाके में सर जो रॉक्स हैं, जो चट्टाने हैं, 1200 डिग्री सेल्सियस पे सर पिघल जाती, 1200 डिग्री सेल्सियस पे पिघल जाती, 1200 डिग्री सेल्सियस पे पिघल जाती। और ये पिघला हुआ जो हिस्सा है किसका, चट्टानों का, इसी को सर हम लोग कहते हैं एस्थेनोस्फेयर। एस्थेनोस्फेयर, इसको हिंदी में बोलते हैं दुर्बल मंडल। इसको कहते हैं हम एस्थेनोस्फेयर। समझ में आ गया? तो इसका मतलब जो एस्थेनोस्फेयर है ये मेंटल के ऊपरी हिस्से से थोड़ा नीचे, ज्यादा तापमान की वजह से ये पिघल गया है, तो ये पिघला हुआ फॉर्म में आपको दिखेगा। कहानी क्लियर हुई यहां तक की? जी सर, थोड़ा बहुत कहानी क्लियर हुआ। सर इसे दुर्बल मंडल क्यों कहते हैं? बेटा देखो, ये सारा हिस्सा क्या है, सॉलिड है ना, कठोर है ना, तो जो कठोर हिस्सा है, जो कठोर हिस्सा है, जो कठोर हिस्सा है, उसके मुकाबले ये वाला जो हिस्सा ये कैसा है? सर ये तो सेमी सॉलिड है, ये सॉलिड तो है नहीं, ये तो सेमी सॉलिड है। तो सॉलिड और सेमी सॉलिड में कौन कमजोर है? सेमी सॉलिड कमजोर होगा ना, इसलिए इसे दुर्बल मंडल कहा गया। यानी ऊपरी हिस्से के मुकाबले ये क्या है, कमजोर है, इसलिए इसे दुर्बल बोला गया, कमजोर बोला गया। और एस्थेनोस्फेयर। कहानी क्लियर हुई यहां तक की? बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। चलो आगे बढ़ते हैं। नीचे वाला हिस्सा जब आप आओगे तो दबाव की वजह से सर ये वाला हिस्सा, क्योंकि उसका टेम्परेचर इतना ज्यादा नहीं हो पाता कि ये पिघल पाए, दबाव की वजह से क्या होगा, वो और ठोस हो जाता है। तो इस चक्कर में ये वाला हिस्सा आपको सॉलिड मिलेगा, इस चक्कर में ये वाला हिस्सा आपको सॉलिड मिलेगा। ठीक है, आगे चलेंगे तो कोर के ये दो हिस्से हैं, ऊपरी हिस्सा है और निचला हिस्सा। अब आप समझिएगा, ये जो हिस्सा है ये कैसा दिखेगा, लिक्विड दिखेगा क्या? ना 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 ना, ना, ये गलती मत करना। ये सर सेमी सॉलिड है, ऊपर वाला हिस्सा सॉलिड है, इसे हम सेमी सॉलिड कहते हैं, यानी पूरी तरह से लिक्विड नहीं है, ये सेमी सॉलिड है। लावा जो काफी क्या है, गाढ़ा है, वो लावा जो काफी गाढ़ा है, इसलिए सेमी सॉलिड। ओके, जैसे सर मैं नीचे आऊंगा, ये जो कोर है, कोर का जो ऊपरी हिस्सा है, ये देखो कोर का जो ऊपरी हिस्सा है सर ये भी पिघली अवस्था में है। इसको हम ले लेते हैं कैलीग्राफी पेन से, इसे ले लेते हैं लाल और करते हैं थोड़ा सा बुम्बा बुम्बा। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, अरे यार इसको, ये लो। कोर का बेटा जो ऊपरी हिस्सा है ना, वो कैसा है, वो सर लिक्विड में है, तरल अवस्था में है। ये देखो ये लिक्विड में है। सर ऐसा क्यों, ये लिक्विड में क्यों है? ओके सर, ये लिक्विड में क्यों? याद करो बेटा, हमने क्या पढ़ा था, यहाँ क्या है, सियाल है, यहाँ क्या है, सीमा है, और यहाँ क्या है, नीफे है। ओके, यहाँ क्या है, सियाल है, वहां क्या है, सीमा है, नीचे क्या है, नीफे है। ओके आगे बढ़ो बेटा। जैसे हम नीफे की तरफ बढ़ेंगे, यहाँ क्या है, मैग्नीशियम है, ये है मैग्नीशियम। अब समझो, मैग्नीशियम का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो ज्यादा होता है, किसके मुकाबले, लोहे के मुकाबले सर।
मैग्नीशियम का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है लोहे के मुकाबले। अब मान के चलो, हम बोल सकते हैं देवी उगा, बट जल नहीं बोलेंगे, उसे विस्कस बोलते हैं, गाढ़ापन बोलते हैं। जल नहीं बोलेंगे, गाढ़ापन बोलेंगे। ये लिक्विड जो है इसको आप लिक्विड ही बोलोगे, ये इसे तरल अवस्था में बोलोगे कि ये तरल अवस्था में मिलती है हमें। ये सेमी सॉलिड है, ये लिक्विड है, ये तरल है। सर ऐसा क्यों? एक बात बताओ, नीचे जाते वक्त तापमान बढ़ रहा है? बढ़ रहा है सर। अब सर नीचे आते वक्त जब तापमान बढ़ रहा है तो होता ये है कि इसका तापमान मान के चलो 1600 डिग्री सेल्सियस है, इसके नीचे का तापमान भी 1600 डिग्री सेल्सियस है। बट 1600 डिग्री सेल्सियस पे मैग्नीशियम जो है वो पिघलेगा नहीं, लेकिन 1600 डिग्री सेल्सियस पे जो लोहा है वो पिघल जाएगा। और इस चक्कर में ये वाला हिस्सा जो है वो आपको पिघली हुई अवस्था में मिलता है। फिर यहां तक की कहानी? जी सर। और सर होता क्या है कि इस लॉजिक के हिसाब से नीचे वाला हिस्सा क्या होना चाहिए? लिक्विड, लेकिन वो प्रेशर की वजह से, दबाव की वजह से ये लिक्विड किस में चेंज हो जाता है? सॉलिड में। इसलिए कोर का निचला हिस्सा जो है वो सॉलिड में मिलेगा आपको। क्यों? ऊपर वाला हिस्सा इतना ज्यादा दबाव में है कि तापमान ऊपर वाले के मुकाबले नीचे वाले का ज्यादा होने के बावजूद भी ज्यादा दबाव की वजह से ये सॉलिड में मिलेगा, ना कि लिक्विड में। कहानी समझ में आ गई डियर? सर क्लास टाइम पर कनेक्ट ही नहीं कर पाते, नेटवर्क इशू, लास्ट में रिपीट करना प्लीज सर। क्या करना है सरिता? रिपीट? लास्ट में क्या रिपीट करूं आप बताओ? टॉपिक नाम बोलोगे तभी तो रिपीट होगा। यहां तक बताओ भाई किसको डाउट है, फटाफट। यहां तक जिसको डाउट है फटाफट बताइए। बढ़िया। सरिता जी क्या बात कर रहे हैं? क्लास कहां से स्टार्ट हुई है? 1 घंटे पहले स्टार्ट हुई है क्लास। तो बताइए 1 घंटे पहले कैसे रिपीट कर दूं मैं? 1 घंटे पहले का कंटेंट थोड़ी रिपीट हो सकता है। और वैसे भी सबसे अच्छी बात क्या है? क्लास तो रिकॉर्डिंग है, तो रिकॉर्ड पढ़ लेना, देख लेना, ठीक है। 1600 से नीचे बेटा, 1600 से नीचे 1600 ही लिखा है। अब देखो इसका तापमान भी 1600 मान के चलो, इसका नीचे भी तापमान 1600। बट 1600 पे मैग्नीशियम नहीं पिघलेगा, लेकिन 1600 पे लोहा तो पिघल ही जाएगा। इसलिए ये लिक्विड फॉर्म में है और ये सॉलिड है। क्यों? ज्यादा दबाव की वजह से वो लिक्विड लिक्विड नहीं हो रह पाता, सॉलिड हो जाता है, इसलिए नीचे वाला हिस्सा सॉलिड है। एक बात बताओ बच्चे, ये स्किन देख रहे हो? जी सर। कोई खून का धब्बा? नो सर। एक काम करें, एक कट लगा ले यहाँ पे। नहीं नहीं, हकीकत में नहीं लगाना, नॉर्मल कट लगा दें, लगा दो। जैसे यहाँ एक कट लगा, जो ब्लड है जो इस स्किन के नीचे था वो ऊपर आना शुरू हो गया कि नहीं हो गया? यस सर। तो बेटा एक बात बताओ, जब स्किन जो थी कट लग गया तो स्किन कैसे है? चिपक रही है या स्किन कट गई है? चिपक गई है या स्किन कट गई है? कट गई है सर। तो अब आप ये कहोगे सर आपने क्या बोला यहाँ पे, ये सेमी सॉलिड है, हाँ या ना? हाँ सर। लेकिन जब ये जो सर ज्वालामुखी पर्वत होते हैं, इस ज्वालामुखी जब ये फटते हैं और जब सर जो लावा नीचे आता है, वो लावा तो लिक्विड होता है, हाँ या ना? लावा तो लिक्विड होता है सर, वो सेमी सॉलिड तो नहीं होता। ऐसा कैसे? ये देखो, जो स्किन कटी, स्किन कट गई, कटने का मतलब क्या है? थोड़ी दूर हटेगी और नीचे बेटा जो लावा था, लावा नहीं सेमी सॉलिड एस्थोनोस्फीयर था, जो ये पिघली अवस्था में आपको दिख रही है, पूरी तरह से नहीं लेकिन बीच में है बेटा, इसके ऊपर दबाव बना हुआ था ना। जब दबाव की वजह से ये वाला हिस्सा सॉलिड हो सकता है, तो इस ऊपर वाले दबाव की वजह से ये सेमी सॉलिड नहीं हो सकता? हो सकता है ना। जैसे ही दबाव यहां से हटा, यानी
ये देखो, स्किन ने नीचे वाले हिस्से के ऊपर दबाव लगा रखा है ना, इसलिए तो खून ऊपर नहीं आ पाया, ब्लड ऊपर नहीं आ पा रहा। जैसे कट लगा दोगे तो कट लगते ही वो दबाव क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा, प्रेशर रिलीज हो जाएगा। और जैसे ही बेटा प्रेशर रिलीज होगा वो ब्लड बाहर आ जाएगा, और जैसे ही ब्लड बाहर आएगा उसकी प्रकृति चेंज हो जाएगी। दबाव की वजह से ये क्या था, सेमी सॉलिड। जैसे ही ये टूटा, ब्रेक हुआ, बीच में से गैप मिला, वैसे ही ये सेमी सॉलिड जब ऊपर आएगा तो दबाव तो हट गया, और जब दबाव हट गया तो वो सेमी सॉलिड किस में बदल जाएगा, लिक्विड में। तो देखो लिक्विड के फॉर्म में आ रहा है कि नहीं आ रहा, यस सर नो। लेकिन सर ये अलग क्यों होंगे, ये हिस्से अलग क्यों होंगे बेटा, इसको पढ़ेंगे हम लोग प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत में। तो यहां देखो, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ओशियनिक क्रस्ट। बेटा इसका एक ऊपरी हिस्सा होता है, क्रस्ट के कितने हिस्से होते हैं, दो। एक क्रस्ट का ऊपरी हिस्सा होता है, एक क्रस्ट का निचला हिस्सा होता है। तो आप ये कह लीजिए ये क्रस्ट का ऊपरी हिस्सा है, ये क्रस्ट का लोअर हिस्सा है, बोलो हाँ या ना। हाँ सर। बेटा ये जो लोअर हिस्सा है ये किस पे टिका हुआ है, सर ये टिका हुआ है एस्थेनोस्फेयर पे। ये देखो, ये जो एस्थेनोस्फेयर है ये इस पे टिका हुआ है। तो एस्थेनोस्फेयर पे जो चीज टिकी हुई है, एस्थेनोस्फेयर पे जो टिकी हुई है, तो क्रस्ट का कौन सा हिस्सा टिका हुआ है, ऊपर वाला या नीचे वाला, नीचे वाला सर। तो क्रस्ट के जो कांटेक्ट में जो हिस्सा सॉरी, इस दुर्बल मंडल के एस्थेनोस्फेयर के कांटेक्ट में जो क्रस्ट का हिस्सा है उसी को नाम देंगे बेटा हम प्लेट, उसी को हमने नाम दिया प्लेट्स। तो कितने टाइप के प्लेट्स हुए सर, कॉन्टिनेंटल प्लेट, ओशियनिक प्लेट, और कई बार ऐसा भी होता है सर कॉन्टिनेंट और ओशियनिक दोनों मिल करके कॉन्टिनेंटल और ओशियनिक प्लेट बनाते हैं, ठीक है। तो वैसे दो ही प्लेट होते हैं, एक कॉन्टिनेंटल का और एक ओशियन का। ओशियनिक प्लेट का मतलब ये होता है कि जिसके ऊपर पानी है, और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का मतलब होता है जिसके ऊपर जमीन है। अंडरस्टूड कि नहीं, अंडरस्टूड कि नहीं। हाँ रिपीट वंस अगेन, ओके। देखो हमने क्या पढ़ा, एक है एस्थेनोस्फेयर, बोलो हाँ या ना। हाँ सर। तो बेटा यहाँ एस्थेनोस्फेयर के ऊपर क्या है, एस्थेनोस्फेयर के ऊपर सर भूपर्पटी है, बोलो हाँ या ना। हाँ सर। एस्थेनोस्फेयर के ऊपर क्या है, भूपर्पटी है। तो भूपर्पटी के कितने हिस्से हैं, दो। एक भूपर्पटी जो ऊपर है, एक भूपर्पटी जो नीचे है, क्रस्ट का अपर और क्रस्ट का लोअर रीजन। क्रस्ट का जो लोअर हिस्सा है जो किसके कांटेक्ट में है, एस्थेनोस्फेयर के कांटेक्ट में है, दुर्बल मंडल के कांटेक्ट में है। तो दुर्बल मंडल के ऊपर जो टिका हुआ है वही प्लेट। तो इसका मतलब है कि जो क्रस्ट का जो ऊपरी हिस्सा है, जो क्रस्ट का लोअर हिस्सा है, तो ये जो लोअर हिस्सा जो एस्थेनोस्फेयर के साथ जुड़ा हुआ है यही हिस्सा प्लेट है। और प्लेट होते हैं दो टाइप के, एक होता है कॉन्टिनेंटल और एक होता है ओशियनिक, महाद्वीपीय महासागरीय। कैसे सर, ये देखो एस्थेनोस्फेयर के ऊपर क्या है, जमीन, एस्थेनोस्फेयर के ऊपर क्या है, पानी। कितने टाइप के प्लेट हुए, कॉन्टिनेंटल प्लेट, ओशियनिक प्लेट। क्लियर यहां तक की कहानी, यस सर। तो ठीक है बेटा, आज की कहानी को यहीं खत्म करते हैं, नेक्स्ट सेशन में हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन जाते जाते एक टॉपिक और पढ़ के जाते हैं। एक बात बताओ, क्रस्ट का ऊपर, कोर का नीचे। अब क्रस्ट का जो ऊपरी हिस्सा है ये, और क्रस्ट का जो लोअर हिस्सा ये, इन दोनों में बच्चे एक बात बताओ, किसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, इन दोनों में से किसकी डेंसिटी ज्यादा होगी। सर जितना नीचे आते जाओगे डेंसिटी बढ़ती जाएगी। इसका मतलब क्रस्ट के ऊपरी हिस्से की डेंसिटी है 2.0 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, लोअर हिस्से की डेंसिटी है 3.0 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। मेंटल की अपर हिस्से की डेंसिटी है 3.2, 5.5,
11.6 13.2 सॉरी 11.2 13.6। तो सबसे ज्यादा डेंसिटी किसकी दिख रही है? कोर की। ओके बेटा एक बात बताओ, औसत घनत्व कितना है? ये पूरी पृथ्वी है ना, क्रस्ट मेंटल कोर, इस पूरी पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? ज्यादा दिमाग मत लगाना। आप कहोगे कि सर औसत निकालना बहुत आसान है, 2.0 प्लस 3.0 प्लस 3.2 प्लस 5.5 प्लस 11.2 प्लस 13.6 इज इक्वल टू एक्स वाई जेड, डिवाइड में कर देंगे 6 सर, 1 2 3 4 5 6, है कि नहीं? नहीं बेटा हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, मैथ नहीं। हमें ये देखना है कि इन तीनों हिस्सों में से, करस्ट मेंटल और कोर में से कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा बड़ा है? वॉल्यूम जिसे आयतन कहते हैं आप, किस हिस्से का वॉल्यूम सबसे ज्यादा है? आप कहेंगे सर मेंटल के इस लोअर हिस्से का आयतन सबसे ज्यादा है। तो मेंटल के लोअर हिस्से का डेंसिटी कितनी है? 5.5। दोबारा समझिएगा, मैथ ये कहता है 2.0 3.0 3.2 5.5 11.2 13.6 इन सबको जोड़ देंगे और भाग कर देंगे सर 6 से, तो औसत निकलता है ना? नहीं, हम मैथ नहीं कर रहे, हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। मतलब सर अब ज्योग्राफी क्या कहती है, 1 2 3 क्रस्ट मेंटल और कोर और इनके दो दो हिस्से, इनमें से किस हिस्से का वॉल्यूम सबसे ज्यादा है? वॉल्यूम सबसे ज्यादा है। तो हमें पता चलता है कि मेंटल का जो निचला हिस्सा है इसका वॉल्यूम इन सब में सबसे ज्यादा है। और क्योंकि सर इसका वॉल्यूम सबसे ज्यादा है, तो इसी की जो घनत्व है, इसी की जो डेंसिटी है, उसी को हम कह देते हैं औसत, यानी 5.5 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर ये पृथ्वी का औसत घनत्व है। तो इसमें मैथ मत लगाना, इसमें ज्योग्राफी लगानी है। किसी की नहीं निकालना है बेटा कोमल, किसी को कुछ नहीं निकालना है। क्रस्ट की 2.0, लोअर की 3.0, मेंटल की 3.2, नीचे वाले की 5.5, कोर के ऊपर की 11.2, नीचे की 13.6। एग्जामिनर आपसे कुछ नहीं पूछेगा, एक ही चीज पूछेगा, बताइए पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? अब 5.5 कहां है? मेंटल के लोअर हिस्से में है। तो सर औसत मैथ क्या कहता है? मैथ तो कहता है 2.0 प्लस 3.0 3.2 5.5 11.2 सॉरी हाँ 2 और 11.2 13.6, इन सबको जोड़ दो, जोड़ करके किससे भाग कर दो? 1 2 3 4 5 6, 6 से भाग कर देंगे सर, एक्स वाई जेड को भाग कर देंगे 6 से, जो निकल के आएगा वो औसत है। नहीं, ये मैथ है। ज्योग्राफी ये कहती है कि इनमें से जिसका वॉल्यूम सबसे ज्यादा है, फिर हम देखेंगे वॉल्यूम किसका ज्यादा है, पता चलेगा कि मेंटल के लोअर हिस्से का वॉल्यूम ज्यादा है। हाँ, तो इसकी डेंसिटी कितनी है? 5.5, यही औसत है। कोई दिक्कत नहीं कोमल, लिख दिया बेटा। यहां तक किसी बच्चे को दिक्कत है तो पूछिए, वरना आज की कहानी को यहीं खत्म करते हैं। आशा करता हूं कि आपको यह टॉपिक आज समझ आ रहा होगा, क्योंकि इससे पहले हम लोग इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ पढ़ते हैं, बट ज्यादा मजे वाली बात आती नहीं है। हो सकता है अब थोड़ा बहुत आपको ठीक ठाक लगने लग गया हो, नहीं लग रहा हो तो इसमें मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया। अरे नहीं करना है कोमल गिलोथिया, टोटल एडिशन नहीं करना है बेटा, हम मैथ नहीं पढ़ रहे, हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, इस कंसेप्ट पे मत जाना। मैंने क्या कहा, जिसका वॉल्यूम ज्यादा है उसी का घनत्व औसत मान लिया, बस बात खत्म करो। चलो कोई दिक्कत नहीं सांगवान जी, कीजिए तैयारी। मैं निकालना ज्योग्राफी, बस सिंपल समझो, जिसका आयतन ज्यादा है वही घनत्व औसत है। ऑलवेज वेलकम डियर कोमल। चलो बढ़े आगे, मतलब खत्म करते हैं आज की कहानी को। चलो बच्चा, थैंक यू, मिलते हैं ब्रेक के बाद, बाय बाय। सर पृथ्वी घनत्व कितना है? अंजना कालिया जी ये रहा, ये पृथ्वी का घनत्व है। थैंक यू सो मच निशु कुमारी जी, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छी बात है गिलोथिया जी। पृथ्वी का औसत घनत्व अंजू जी ये है, सॉरी अंजना का जी ये है। चलो बाय बाय।